कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला कोई मेरे को सिखा दे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके। बाबा उसमें कंट्रीब्यूशन लगेगा ओपनिंग स्टॉक। सॉरी यस सर, ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके अपॉन। तो मैं कंफ्यूज हो गई पूरा। नहीं देख ले, मैं लिख रहा हूँ। मेराज भाई स्क्रीन बड़ी करना थोड़ी नीचे से। अभी सही है। हाँ, परचेज रिटर्न, उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। तो मान लो आपने 100 रुपए का लाया था, एक 10,000 का परचेज करा, परचेज रिटर्न 500 कर दिया और क्लोजिंग में 1200 बच गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा जी? ये इस पे कोई डाउट है तो बताएं मेरे को। 1,000 प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इसका मतलब ये हो गया अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल कितना है जी? 10,500, उसमें से 2,600 अभी बचा हुआ है। इसका मतलब बाकी जो बिका उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला। ठीक है जी। तो मान लीजिए कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे उठा लिया जी, कितने का, और ये लिख दिया मैंने 15,000। तो जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? जीपी बोलते हैं। जीपी बोलते हैं। अब जीपी के अगेंस्ट में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देते हैं, या कुछ भी अदर जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से 5,000 का मैंने दिया। तो मेरा एनपी कितना आया जी? 2100। इस पे कोई डाउट है तो बताएंगे आप। ये इनकम स्टेटमेंट इसी टाइप का बनता है ना, एक सीधा सीधा। तो इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब मैंने सीखना है जीपी रेशियो, RATIO, जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए करते हैं ताकि हम उसको प्रेजेंट कर सके परसेंटेज में। तो जीपी हमारा कितना है जी? सेल कितना हमारा? तो जीपी का परसेंटेज कितना हमारा बताया है? 47%। एनपी रेशियो बताएं। एनपी रेशियो का मतलब एनपी बाय सेल्स, यानी नेट प्रॉफिट कितना है जी? 21, सेल्स कितना है? 14। तो ये हमारा एनपी रेशियो है। ठीक है, तो ये दो रेशियो जो है बेसिक रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी के, बेसिक रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी के। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया जी? जीपी मार्जिन निकाल लिया। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो थे वो यहां से यहां तक जो हमारे निकले थे, ये जो इनडायरेक्ट हमने दिया था, ये हमारे नेट प्रॉफिट निकलने के पहले। इसके बाद इसके बीच में मैं एक छोटा सा और एक लाइन डालना चाहता हूँ। ठीक है, से 3,000 और इसके नीचे ये जो एग्जांपल शेयर करूंगा वो समझ आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, अब अगर हमसे अगर पूछा कि जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो बताएं, यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर लेंगे।
परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो हम ये कर ले रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी है हमने यहाँ से नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग। अच्छा, एक होता है एग्जाम पे एक सवाल पूछते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स अमोर्टाइजेशन, ईबीटी करना, ईबीटीडा नाम सुना होगा आप लोग, जब कभी कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का काम अगर किसी ने किया होगा लाइफ में तो उसको पता होगा, EBITDA, टैक्स डेप्रिसिएशन। ये वर्ड आपने कभी सुना है क्या? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। ईबीटीडा करना, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कोई आदमी हमको ये बता दो कि अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है? तो काली वो तो डेप्रिसिएशन जो होगा वो Tangible and टेंजिबल intangible एसेट्स का होगा, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल का। इम्पेयरमेंट के बारे में बताएं, इम्पेयरमेंट क्या होता है? environmental. If we have any land environment, you mean, right? Asset. क्या चीज? I don't know how to say. नहीं, मतलब बता दीजिए, हाउ टू से तो हम बता देंगे। मतलब कोरी की वजह से काजल, आपने सुना है क्या इम्पेयरमेंट? नेचुरल प्रॉपर्टी समथिंग लाइक दैट। नहीं सर, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, स्नेहल भाई आपने सुना है क्या इम्पेयरमेंट? नहीं सर। देखिए, आपने मोबाइल लिया होगा, मान लो नोकिया 1100। आपको याद है नोकिया 1100 जब आया था तो 15-20 हजार का, बेस फोन 15-20 हजार का था, ठीक है। और आपने मान लो ये 2010 में लिया, ये सोच के कि इसकी लाइफ है, क्योंकि नोकिया था तो आपने लाइफ 10 साल मान के ले लिया था कि चलो 10 साल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और नोकिया का डाउनफॉल 2010 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब जो नोकिया का ये जो मॉडल है, ये मॉडल जो हुआ, यानी आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस टेक्नोलॉजी पे नोकिया काम कर रहा था, सिम्बियन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ फैशन हो गया। तो आपने जब 2013 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन करके इसकी बुक वैल्यू यानी कैरिंग वैल्यू जो रखी होगी, वो क्या रखी होगी? बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, ठीक है जी। तो आपने क्या होगा, आपने बोला होगा कि 10 साल डेप्रिशिएट करूंगा, तो आपने ये डिवाइड बाय 10 करके डेप्रिशिएट स्टार्ट कर दिया होगा। तो 3 साल के लिए ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपने कितने का डेप्रिशिएशन दिया होगा? 1500। यानी आपके पास बुक वैल्यू अगर आपकी दिखी जाती तो कितने की दी जाती? 10,500। यानी अगर कोई बंदा बैलेंस शीट आपका देखता तो उसको नोकिया 1100 आपको कितने का दिखता? 10,500 का दिखता, ठीक है, बैलेंस शीट में। बट जब आप नोकिया 2013-14 में एकदम आउट हो गया, क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, डिस्कार्ड कर दिया, मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब इस नोकिया 11 को जब आप बाजार बेचने का, तो बाजार में उसकी एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू, क्या बोलते हैं जी? फेयर वैल्यू। बाजार बोला कि भाई 5,000 में बेचोगे, क्या बोला? 5,000 में बेचोगे। तो अब देखिए कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में कितना फर्क है, कितने का फर्क? 5,000।
यानी कि आपका बुक, आपका जो एसेट है वो इम्पेयर्ड हो गया, यानी उसकी वैल्यू घट गई। 5,500 से आपको इम्पेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बैलेंस शीट में वो एसेट तो दिखेगा लेकिन वो उसकी रियल वैल्यू नहीं दिखेगी, यानी उसकी फेयर वैल्यू नहीं होगी। यानी अब जो आप बैलेंस शीट किसी को प्रेजेंट कीजिएगा तो वो बैलेंस शीट गलत इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि अगर कोई बंदा आपके ऊपर अगर रिलाई करके आपका गोइंग कंसर्न खरीद लेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा 5,500 बिना कुछ कहे सुने। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आपका बिजनेस कोई गोइंग कंसर्न खरीदेगा और आपके बिजनेस में सिर्फ नोकिया का एक एसेट है और वो अगर 10,500 में कोई खरीद लेगा तो बिना कुछ किए हुए उसको कितने का नुकसान हो जाएगा? 5,500। हाँ, तो अकाउंटिंग क्या बोलता है कि टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, आपको सब कुछ ट्रू एंड फेयर दिखाना चाहिए। तो उस वक्त आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू क्या है उसकी? 5,000। तो ये जो 5,500 का जो आपने एडजस्टमेंट किया है उस एडजस्टमेंट को कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, यानी टू ब्रिंगिंग down from the carrying value to the fair value. When you compare your carrying value to the fair value, and if the fair value is low, then you have to adjust the value, and then that adjustment is called the impairment. मिराज भाई ऑब्सोल्यूट तो क्या है इससे? तो एब्सोल्यूट भी होगा तो आपका इम्पेयर ही होगा ना। ठीक है जी, इसके बेसिकली 4-5 एग्जांपल है जिसमें नोकिया सबसे फिट बैठ रहा था, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी पर रिलाई करके काम किए थे ना, वो टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। ठीक है, तो हम आपको इम्पेयरमेंट बताना था, बिकॉज इम्पेयरमेंट आपके समझ आनी चाहिए। तो ईबीटीडा, पता नहीं मैं पढ़ने में थोड़ा सा वो हूँ, ईबीटीडा जो होता है इसको पढ़ा जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे जो मेरे जो प्रॉफिट निकली है, अब मैं इससे पूछूंगा क्या ये नेट प्रॉफिट में तुम्हारा इंटरेस्ट है? तो हम बोलेंगे यस, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर में 300 का इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 300। तो यानी आप बोलिएगा एक काम करते हैं, इसका ईबीटीडा कैलकुलेशन करेंगे, वी विल कैलकुलेट द ईबीटीडा। अब आइए, यानी आपकी जो ऑपरेटिंग, ये जो अभी आपकी जो नेट प्रॉफिट निकली है, नेट प्रॉफिट, इसको आपने कॉपी करना है। इसके अंदर में आपको क्या क्या ऐड करना है जी? टैक्स। तो अभी तक हमने टैक्स माइनस नहीं किया था, इसलिए मेरा टैक्स 0 है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट माइनस किया था, इंटरेस्ट यू हैव टू ऐड इट, कितने का? क्योंकि आपने यहाँ पे 300 का इंटरेस्ट रखा हुआ है, इसका मतलब यू हैव टू ऐड 300 बैक। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसके अंदर आपके डेप्रिसिएशन है 800 के, तो यानी कि आपको डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा जी 800 का। अब आपका ईबीटीडा कितना आ गया जी? 4700। अच्छा, ये करने के पीछे की ऑब्जेक्टिव ये होती है कि आप रियल सेंस में प्रॉफिट, भाई माइनस होगा? माइनस नहीं होगा ना दादा, सब ऐड होगा, ऐड बैक होना, सब ऐड बैक होगा। बैक क्यों होगा ऐड बैक, जरा बताना रीजन। अच्छा, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसके अंदर ऑलरेडी वो माइनस है। ओके ओके। इसके पीछे की लॉजिक क्या होती है वो सुन ले। इसके पीछे की लॉजिक ये होती है कि आप समझना चाहते हैं कि कैश बेसिस पे और अगर ओन फंड पे अगर हम बिजनेस करते तो मेरे को कितना रिटर्न आता। कैश बेसिस प्लस ओन फंडिंग, नॉट फ्रॉम द बोरोड फंड। कैश बिजनेस प्लस ओन फंडिंग, क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैश प्लस ओन फंडिंग से यदि बिजनेस करते हैं तो आपको कितना का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता, कितना का आपका रियल प्रॉफिट होता, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में आते हैं। कोई भी आदमी यदि ऑफिस में काम किए होंगे और किसी ने भी एनपीवी आईआरआर निकाली होगी या कोई प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपका इवैल्यूएशन का जो कैश फ्लो या बेसिस होता है वो होता है ईबीटीटा। ठीक है जी। तो ईबीटीटा मार्जिन यदि हमको निकालना हुआ, मार्जिन यदि निकालना हुआ तो मैंने क्या लिखना था, डिवाइड बाय सेल। तो हमने निकाल लिया जी 31% एक्चुअल में हमको इस तरह से मार्जिन बनेगी। तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन का ये मिनिमम, हमने मिनिमम 4 से 5 मार्जिन कैलकुलेट करने होते हैं, तो आपको ये चारों मार्जिन निकालने होते हैं। ठीक है जी। तो नाउ आई एम सेंडिंग अ इलस्ट्रेशन, जस्ट प्लीज ट्राई डूइंग इट। हाँ जी, सवाल पढ़े, आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, जीपी निकल गया। जीपी निकलने के बाद तो देखिए सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया, जीपी निकल गया। जीपी निकलने के बाद आपने कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद आपने इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस बुक किया, उससे आपको क्या निकल गया जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट आपने यहाँ पे दे दिया था। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था एक्चुअल में दिस वाज लाइक ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। फिर आपके पास नेट इनकम भी दे दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था जी, कैलकुलेट करके बताएं जीपी मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, तीसरा एबिटिडा मार्जिन। तो ये चारों अपने से कैलकुलेट करें जी, प्लीज ट्राई डूइंग इट। निकाले भाई, ये एक रेशियो कैलकुलेट करना है, इसमें और कुछ नहीं है। रस भाई इसमें क्या क्या रेशियो निकालना पड़ेगा? ये 4 यहाँ से है और 2 नया, 4 रेशियो वहां से, 2 रेशियो बाद में, 6 रेशियो निकालना है। आपके पास क्वेश्चन है व्हाट्सएप में, अगर आप देख सकते तो।
6 रेशियो निकलने हैं। सर कर तो लिए, अब पता नहीं सही है कि नहीं। नंबर बोले। सर ग्रॉस प्रॉफिट तो आया 55%। देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्या लिखा, देखिए जीपी रेशियो, RATIO रेशियो हमने क्या लिखा जी, हमने लिखा कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो 550 है, तो 5,50,000 डिवाइड बाई 1,000,000, तो आपका 55% सही है। ठीक है, एनपी में आपने क्या निकाला जी, एनपी आया था आपका 158,725, 158,725 डिवाइड बाई 1,000,000, सर तो सेम वही आपने ये वाला निकाला होगा, ये परसेंटेज 159। हाँ सर 15 पॉइंट समथिंग वैसे किया मैंने तो। हाँ सही है। और सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25.3। तो ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग और फिर मार्जिन जो आया वो आपका क्या आया जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाँ 253,000 डिवाइड बाई 1 से 60, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 25.3% आ गया जी। यस सर। चलिए उसके बाद ईबीटी का, सर EBITDA आया है 27.8% करके। तो ईबीआईटी, ठीक है, इसके निकालने का निंजा टेक्निक क्या था, तो नेट इनकम में ऐड करना है। हाँ तो सबसे पहले हम लिखना था 158,725, इंटरेस्ट ऐड करना था क्योंकि टैक्स तो था नहीं, तो 68 क्या 68,025, सर आपने टैक्स ऐड किया है। हाँ तो हमने नीचे का लिया है ना, तो इसलिए हम टैक्स भी ऐड करेंगे। हाँ मतलब नहीं, वो आपने इंटरेस्ट लिखा था ना इसीलिए। ओह सॉरी, कैलाश भाई ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी दिया ना? हाँ हाँ वो सही है, मैं चाह रहा हूँ कंपोनेंट आपके क्लियर हो जाए कैसे कैसे आते हैं। 26,250, इस पे हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन आपका कितना है, 25,000। 25,000, इसका मतलब ये ईबीटी आ गया, इसकी मार्जिन क्या बनी जी, डिवाइड बाई 3 4 5 6, ये 27.8 चलेगा। यस सर। तो ये निकल गया। अभी आपका सवाल आता है जी कि रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकलेगा, तो रिटर्न ऑन एसेट जो निकलेगा, ये जो दो सवाल मैंने ऐड किया, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज एसेट्स, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये है वो क्या है, 158,725 डिवाइड बाई एवरेज एसेट कितना हमारा 17,50,000,
इज इट? यानी हम कितना परसेंट एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं जी? हमारा रिटर्न ऑन एसेट, हमारा रिटर्न ऑन एसेट कितना है? 9.07%। ये तो हुआ हमारा एसेट के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न। अब हमारा क्या था? अब मैंने निकालना है क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? NI डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी, एवरेज इक्विटी। तो हमारा NI कितना है जी? 158,725 डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी। क्वेश्चन में दे दिया था 1 पे 60, यानी कि 15.9% जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया है। इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलिए, इसमें अगर कोई डाउट है तो। इसमें कोई डाउट है जी? इसमें कोई डाउट है तो बोले। नहीं सर। नहीं मनोज सर। तो हमारा आज अब हम करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्लियर है? विल गो एंड विल डू द एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, तो देखिए एक्टिविटी रेशियो में क्या होगा, हम सबसे पहले सीखेंगे किसके बारे में? AR टर्नओवर के बारे में। इसके बारे में AR टर्नओवर। एक्चुअली में AR टर्नओवर का मतलब कोई अपने लफ्जों में, यानी अपने शब्दों में बताएं, जनरल मतलब में बताएं। सुना होगा किसी ना किसी लेवल पे, पढ़ा ही होगा। AR टर्नओवर का मतलब बताइए। यह टर्नओवर जो होता है वो आपका बताता है कि आप अपने क्रेडिट सेल का कितना टाइम, या सेल या इन्वेंट्री का कितना अपने AR का कितना टाइम आप सेल करते हैं। यानी आपके सेल से आपका AR प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और ऑन द अदर हैंड आपके AR से आपका सेल्स प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है जी क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज AR, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है, इसकी सेल्स है 5,000 का, इसके बाद इसमें कैश सेल है 10,000 का, 1 लाख हो गया। इसका मतलब इसमें क्रेडिट सेल कितने का हो रहा होगा जी? क्रेडिट सेल्स। अब आपके AR का ईयर 1 बैलेंस है, ईयर 1, ईयर 2। ईयर 1 में बैलेंस है 125,000, इधर में बैलेंस है 80,000। अगर हम आपसे पूछेंगे जी एवरेज AR आपका क्या होता है, तो बोलिएगा मेरा पे सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय बटा 2 पर ब्रैकेट डाल के, बटा 2 ब्रैकेट डाल के। यानी आपका एवरेज जो है वो AR क्या है जी? एवरेज AR आपका क्या है? 1,02,500। यानी कि आपका जब हम बोलेंगे जी डेटा टर्नओवर बताइए, तो डेटा टर्नओवर और AR टर्नओवर सब सेम होता है।
ठीक है जी। नाम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबका एक ही है जी। 3.9 आ गया जी। इसका फार्मूला से पहले अगर सिंप्लीफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 4 लाख बटा 1,02,500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो ये मसला क्लियर हो गया जी एआर टर्नओवर का। तो ये था एआर टर्नओवर। आइए एपी टर्नओवर अब करते हैं। एपी टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, हम अपने परचेज का कितना प्रतिशत, यानी कितना टाइम्स हमारे पास, हम कितना टाइम्स अपने आप सेल परचेज करते हैं अपने एपी का, या हम कितना एपी रखते हैं अपने परचेज सेल्स क्रेडिट परचेज का। इस दोनों की रिलेशनल स्टडीज है जिसको हम एपी टर्नओवर बोलते हैं या परचेज टर्नओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करने वाले हैं परचेज, यहाँ पे यूज करने वाले हैं कैश परचेज। ये आ गया जी। यहाँ पे वर्ड यूज करने वाले हैं एपी। अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख। तो हमारा जो एवरेज एपी आएगा वो आएगा जी 90,000। अगर जब डिवीजन करूंगा तो वो किससे करूंगा जी, 90,000 से करूंगा, 90,000 से करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वल टू बैठा दूंगा। तो 4.4 टाइम्स जो होता है, यानी कि 1 रुपया का अगर हम एपी रखते हैं तो 4 रुपया 44 पैसे का सेल हो जाता का परचेज करता हूँ। यानी कि अगर 4 रुपया 44 पैसे का क्रेडिट परचेज करता हूँ तो मैं 1 रुपए का एपी अपने बैलेंस पे रखता हूँ। दिस इज द सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एपी। आइए जी, अब आते हैं हम लोग जी, स्टॉक टर्नओवर नाम आपने सुना ही होगा। स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंटरी टर्नओवर। इन्वेंटरी टर्नओवर, तो यहाँ पे जो होता है, तो ये क्रेडिट सेल्स जो होता है, ये क्रेडिट परचेज वर्ड लिखा जाएगा और यहाँ पे वर्ड लिखा जाएगा एवरेज एपी। अब यहाँ पे जो वर्ड होगा वो सेल्स होगा, यहाँ पे जीपी होगा और यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो वर्ड चेंज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे जी इन्वेंट्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। हाँ जी, 1,07,500 रुपया जो एवरेज इन्वेंट्री आ गया। क्या आ गया जी, एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे जो स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे डेटर टर्नओवर की जगह स्टॉक टर्नओवर लिखेंगे जी। यहाँ पे परचेज टर्नओवर या एपी टर्नओवर लिखेंगे। ये यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, ये 4 जो है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है वो मैंने यहाँ लिख लिया जी। नीचे में हमने चेंज किया क्या, 1,07,500। सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ इधर इक्वल टू बैठा लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया जी, ये जो हमारा निकला इसको हम बोलते हैं जी इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये 3 तरह के टर्नओवर है, तीनों का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट खाली चीजें क्या चेंज होती हैं, इसमें क्रेडिट सेल्स लेना है, इसमें क्रेडिट परचेज लेना है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। That is the only difference. हाँ जी, सवाल किया आपने, सवाल पढ़ना है।
10 मिनट। देखो टेबल है। हाँ जी, आपको सवाल मिला आप लोग को? Yes, sir. प्लीज डू द ऑनर। देख ले ज्यादा कलाकारी करी बच्चा बच्चा की तरह इधर कहाँ से पानी लाके दूँ? हाँ जी, तीनों टर्नओवर तो निकाल दे भाई। सारी चीज को कर फोन ये कर दी क्या एक ही चीज में एक ही के अंदर है तो बुलाई तो बहुत बदमाशी कर दी है सीरत बदमाशी नहीं करो बेटा। हाँ जी, तीनों रेशियो बताने हैं। बता दूंगी थप्पड़ की बहुत खिलाने आता है ये मतलब क्या होता है पापा ये मतलब जी हाँ तुमको क्या पता? जे जे बर्थडे जे एक्ट क्या होता है हाँ नहीं पता हमको। बस लिखो। खैरात इधर आओ। हाँ जी, किसी ने निकाला क्या? हेलो, निराश भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किधर से मिलेगा? हमको क्या पता भाई। क्वेश्चन में है नहीं? पढ़े सवाल, पढ़े लॉजिक लगा। वो दूसरा दोनों मिल गया। ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट वाला। कमरान भाई कुछ हो पा रहा है? कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कमरान भाई जी जी मिराज भाई, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 22,50,000, 24,75,000 है ना? यानी कि एवरेज एआर क्या आएगा जी? दिस प्लस
दिस डिवाइड बाय 2, हाँ ये सही है ना? हाँ सही है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जी? सर ये AR कौन सा किया है आपने? ए यार नीचे है ना? अच्छा गलत, हाँ हाँ गलत हो गया। 750 और 825, अभी सही है ना? हाँ सर, अच्छा 465 है सर। सेल कितना है इनका? 19,273, 19,293, 750, Yes. 19,293, 750, यानी कि 20/20। तो ये हमारा क्या निकल गया जी? DTO। 24.5. हाँ. अच्छा इससे मेरे को एक ये निकालना है, लैग पीरियड फॉर पेमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे? 365 डिवाइड बाय DTO। फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्या लिखने वाले हम? 365 डिवाइड बाई दिस। ये तो इसका मतलब हो गया कि 14 दिन तक मेरा पैसा कौन होल्ड करके रखता है जी? मेरा पैसा कौन होल्ड करके रखता है? जिसको लैग पीरियड फॉर पेमेंट का मतलब ये होता है डेली आउटस्टैंडिंग, डे आउटस्टैंडिंग इन रिसीवेबल। इसका टेक्निकल नेम होता है डे आउटस्टैंडिंग इन रिसीवेबल, डे आउटस्टैंडिंग इन रिसीवेबल। इसका एक और नाम होता है लैग पीरियड फॉर पेमेंट या डे आउटस्टैंडिंग इन AR। तो 14 दिन लगता है हमारा पैसा मेरे को मिलने में, मेरा पैसा मुझको मिलने में 14 दिन लगता है जी। तो ये हो गया एक चीज। दूसरा हमने क्या निकालना है? AP यानी परचेस टर्नओवर ना। तो देखिए मैंने क्या 15 times. 450, 480, यानी आवर फार्मूला हम कॉपी कर लेंगे जी, गलत हो गया। सही। तो ये हमारा एवरेज निकल आया। उसके बाद परचेज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था हमें। परचेज का इंफॉर्मेशन कितना दिया हुआ है जी? 69,75,000, 69,75, 1 2 3, ये है। ठीक है जी, यानी परचेज टर्नओवर हमारा कितना आएगा जी? दिस डिवाइड बाय दिस, 15 टाइम। अब हम पैसा कितना होल्ड करते हैं बताइए? मनी होल्डेड बाय अस, होल्डेड बाय अस 365 divided by 15. तो 365 भागा PTO, यानी कि इस सवाल पे 365 भागा 15, यानी 24 दिन हम पैसा होल्ड करके रखते हैं, 15 दिन में हम पैसा दे देते हैं। इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? काजल बताएं, इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? हमको 24 दिन में पैसा देना है, हमको 15 दिन में पैसा आता है, हमको 24 दिन में पैसा देना पड़ रहा है। इसका मतलब बताइए बिजनेस को कैसे, क्या एडवाइस कीजिएगा? 20 days हमारे पास ज्यादा पैसा है. यानी मेरे लिए कौन सा पोजीशन है? सही पोजीशन है या खराब पोजीशन है? सही पोजीशन है। सही है। Good position. ठीक है, यानी आप अपना आप अपना मैक्सिमम अगर एक्सटेंड करना चाहें तो और फर्दर 10 दिन से आप कर सकते हैं, ताकि आपकी 1-to-1 सिचुएशन रहेगी, आई बिलीव। ठीक है, राउंड ऑफ डेज में, यानी आपके हाथ में 10 दिन सामने वाले का पैसा आप टेक्निकली क्या करके रखते हैं जी? होल्ड करके रखते हैं। टेक्निकली आप कितना पैसा होल्ड करके रखते हैं सामने वाले का?
10 दिन। आ जाइए, अब बात आएंगे जी इन्वेंटरी टर्नओवर की या स्टॉक टर्नओवर। ठीक है जी, आइए स्टॉक टर्नओवर के लिए हमको क्या चाहिए था जी? पहले तो एवरेज इन्वेंटरी चाहिए था, वो तो मैं निकाल ही लूंगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। 3,50,000, 4,10,000, 3,50,000, 4,10,000, ये मैंने निकाल लिया। इसका निकालने का तरीका देश प्लस देश ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया जी? 3,80,000। इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब डाउट ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से लाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास नहीं है, तो वही पुरानी वाली निंजा टेक्निक लगानी है आपको। ओपनिंग स्टॉक लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक क्या है आपकी? 350। फिर आपने परचेज लिखनी है। परचेज क्वेश्चन ने आपको दे दिया था। परचेज इसका मतलब अवेलेबल फॉर सेल हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अजी 410, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल आपका क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है जी? 96,10,000। इस पे किसी को यदि कोई डाउट है तो प्लीज स्टॉक टर्नओवर पूछ सकते हैं जी। ये हुआ। अब आपको बताना है, एक बार जो स्टॉक हमारे पास आ गया, उस स्टॉक को बिकने में कितना दिन लगता है? स्टॉक होल्डिंग पीरियड। स्टॉक को बिकने में कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पे फिर वही करना पड़ेगा, 365 बटे स्टॉक टर्नओवर, यानी कि 365 बटा 18 रुपया। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया जी ऑपरेटिंग साइकिल का टेन्योर बताइए, ऑपरेटिंग साइकिल का टेन्योर बताइए, डेज, तो सुनिए इन्वेंट्री को सेल होने में आपको कितना दिन लगता है? 18.1 day. होल्डिंग डेज क्या है? 20। एआर से पैसा आने में कितना दिन लगता है? जी बताएं, फटाफट बताएं जी। एआर से आपको पैसा आने में कितना दिन लगता था? 14 समथिंग। 14.9 day. इसका मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट होने में 34 दिन लगता है, लेकिन आप सामने वाले का पैसा एपी का पेमेंट कितना दिन में करते हैं? एपी का पेमेंट आप कितना दिन में करते हैं? 24.2 day. यानी एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट कितने दिन का आपका होता है? 10 दिन का। ठीक है जी, ये 10 दिन में आपकी, यानी एक साइकिल पूरी कंप्लीट होने के लिए आपके हाथ में 10 डेज चाहिए एडिशनल। 10 days से ज्यादा है ना, वो कैश से निकला ना। हाँ, ये कैश से लेना पड़ेगा आपको, बाजार से बोरो करना पड़ेगा। कैश साइकिल समझ आ गई कि नहीं आई? ये एक्चुअल में ये यहां से यहां तक थी ऑपरेटिंग साइकिल, और ये जो बैलेंस बनी इसको हम कैश साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यानी 10वां दिन जो होगा, यानी आपको 10 दिन के लिए बाजार से पैसा जुगाड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? 10 दिन के लिए बाजार से पैसा जुगाड़ना पड़ेगा।
इस बात पे कोई इतराज है तो बताइए। हम्म, चले जी। ये वाला एग्जाम में ये वाला पॉइंट से सवाल रहते हैं, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। जी, अभी से सवाल में एक छोटा सा सवाल है जी, टोटल एसेट टर्नओवर निकालना है। टोटल असेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर यदि निकालना है तो हमने क्या निकालना है जी, हमने लेना है सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट्स, ठीक है, एवरेज एसेट्स। सेल्स तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिया हुआ है, सेल्स आपको 19 समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल आएगा जी एवरेज एसेट का। तो एवरेज एसेट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले एक बार एसेट कॉपी कर लीजिए। एसेट मतलब टोटल एसेट, एसेट का मतलब टोटल एसेट। तो 46,77,500, 46,77,500, 46,77,500, 5002,000, 5002,000। ये सही लिखा ना जी? हाँ सही है। इसका मतलब दिस प्लस दिस ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय 2। जी ये हो गया। लेकिन अगर हमें क्या निकालना होता जी, टोटल एसेट्स टर्नओवर यदि निकालना है तो हमने क्या लिखना है, दिस डिवाइड बाय दिस। तो यानी कि हम अपने जितना हम एसेट होल्ड करते हैं उसका अराउंड 4 टाइम्स हमारा बिजनेस होता है। जितने का हम एसेट होल्ड करते हैं उसका अराउंड 4 टाइम क्या होता है जी, हमारा बिजनेस होता है। मुरार भाई जरा एक दफा एसेट्स का दोबारा बोलना। एसेट मैंने बस सिंपल कॉपी किया जी। टोटल एसेट 46,77,500, 5,02,000 दोनों को ऐड कर दिया। 46,77,500, 5,02,000 दोनों को ऐड किया, 4.8 मिलियन आया। और मैंने क्या किया, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एसेट जो होता है मैंने कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो हम कह सकते हैं कि हम अपने एसेट का 4 टाइम्स हम अपने हाथ में क्या रखते हैं जी, यानी 4 टाइम हमारी सेल है, टर्नओवर है। यानी अगर मेरा 1 लाख का एसेट है तो एक्चुअल में हम 4 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, 4 लाख का हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ओके। हैं, परफेक्ट। आई वाह। आई वाह। तो अभी अब हम कहाँ पे रहते हैं, ये हमारा हो गया जी। अब हम आते हैं डेट इक्विटी रेशियो पे। डेट इक्विटी रेशियो हमारा रह गया और मार्केट रेशियो रह गया बस। इन वन क्लास वी विल बी फिनिशिंग एवरीथिंग। उसके बाद मैं सवाल भेजता हूँ, सारे सवाल आपने करने हैं। यानी एक दिन का और क्लास रह गया हमको इस सेक्शन का सारा रेशियो कवर करने के लिए। रिटर्न ऑन एसेट्स हो गए, जीपी हो गया,
2 more class will be needed to explain all the kind of ratio. तो यहाँ तक में यदि किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। थोड़ा सा एक घंटा लगेगा, 2 घंटा, एक बार पूरा इसके अंदर का जितना कहानी है ना, जितना भी है सारा सेक्शन, सारे का इलस्ट्रेशन एक एक बार अपने कॉपी पे करके थोड़ा सा चेक कीजिए ना, थोड़ा आइडिया समझ आएगा। मिराज भाई वो कब आएगा यार, वो जो वो होता है ना कि 2 दिन 2% का हो गया पेमेंट और 10 दिन का बेनिफिट मिल गया, इस तरह के क्वेश्चन है उसकी, वो उसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो आएगा सेक्शन बी पे, एआर मैनेजमेंट पे। ओके ओके ओके, सॉरी। ठीक है, वो भी अपने करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आप लोग से गुजारिश है कि इसको एक बार देख लें, क्योंकि अभी हल्का लग रहा है लेकिन सवाल पे इतना हल्का नहीं है ये। ठीक है, तो आपने कौन सा